जय हिंद फ्यूचर कमांडर्स सीएपीएफएसी मेंटर्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी सीएपीएफ 2023 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें हम जानेंगे कि एनसीईआरटी में से कहां से क्वेश्चंस बने थे, कितने बने थे। फिर फिजिकल ज्योग्राफी में यहाँ पे दिया ही है कि कितने क्वेश्चंस आए, वो कैटेगराइजेशन भी हम करेंगे। तो उससे हम ये भी सीखेंगे कि क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो तो उसमें आपने किस तरीके से सॉल्व करना है ताकि अगले साल के लिए प्रिपरेशन हो सके। तो ऑप्शन वाइज हम इलिमिनेशन करने का सीखेंगे और जो इनकरेक्ट ऑप्शंस होते हैं उसमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये ध्यान में रख के हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले मैं ज्योग्राफी 2024 का बना चुका हूं, वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो जरूर देख लेना। आपने साइंस के भी बना चुका हूं, तो वो ट्रेंड्स जानना आपके लिए बहुत जरूरी है आपकी स्ट्रेटेजी शेप करने के लिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये पीडीएफ का एक्सेस मिल पाए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको एंड्रॉयड ऐप अगर डाउनलोड करना है तो वो भी प्ले स्टोर से कर सकते हो, सीएपीएफएसी मेंटर्स का। वहां पे आपको वेरियस कोर्सेस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको दुर्जया टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो पेपर 1 के लिए एक्सक्लूसिव है, जिसमें 40 सेक्शनल टेस्ट है और 100 क्वेश्चंस कवर होते हैं एक टेस्ट में। 5 फुल लेंथ टेस्ट है। ओवरऑल मतलब 5000 के आसपास आपके क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। फिर विजय पर 2 है जो कि आपको मतलब पहली बैच हो चुकी है, ये सेकंड बैच है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 की दोनों की कंबाइंड टेस्ट सीरीज है। इसके फीचर्स भी आप वहां पे जान सकते हो। अब अगर आपको पेपर 2 के लिए कोर्स खरीदना है तो वो सुलेखन 2 सेकंड बैच चल रहा है, उसमें आप एनरोल कर सकते हो। वहां पे पेपर 2 के आंसर राइटिंग के लेक्चर्स बहुत सारा कुछ है, मतलब आपको पेपर 2 को और कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, आपका ये कोर्स ही कर देगा। प्रबल बैच फाउंडेशन कोर्स है सीएपीएफ एग्जामिनेशन के लिए, उसमें आपका पेपर 1 पेपर 2 के वीडियो लेक्चर्स टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो सीएपीएफएसी मेंटर्स के ऐप पे, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन द अर्थ। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ट्रिकी भी है। आप अर्थ क्रस्ट अर्थ इसको आप जल्दबाजी में क्या होता है कि कभी कभी इजी क्वेश्चन आ जाता है तो हम फटाक से मार देते हैं, पर ऐसे इजी क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ना है और समझना है कि क्या मैं सही कर रहा हूं या नहीं, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे आखिरी में आप देखते हो तो बाद में आपको लगता है यार ये इतना इजी था, मैं गलत करके आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए वहां पे। इसका आंसर है ऑक्सीजन, क्योंकि इन्होंने पूछा है अर्थ के बारे में। ठीक है, अर्थ के बारे में पूछा है, इसने अर्थ क्रस्ट के बारे में नहीं पूछा है। तो आप क्या करोगे कि सिलिकॉन को कर दोगे अर्थ क्रस्ट का समझ के। तो सिलिकॉन क्या है कि अबंडेंट है, अर्थ क्रस्ट में है, बट ओवरऑल अर्थ में नहीं है वो। ऑक्सीजन आता है ओवरऑल अब अर्थ में, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी आप देखोगे तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन ही आता है और अर्थ क्रस्ट में 46% ऑक्सीजन पाया जाता है। एल्यूमिनियम जो है वो भी मोस्ट अबंडेंट है बट अर्थ क्रस्ट में है। ठीक है, कार्बन जो है की एलिमेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, बट इट इज नॉट द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ। अब देखते हैं कि ये एनसीईआरटी में कवर हो रहा था या नहीं। पेन ऑन कर लेते हैं हम। हाँ सॉरी, ठीक है। तो एनसीईआरटी में हम देखते हैं तो ये क्लास 11 की एनसीईआरटी जो है उसमें ये इजीली कवर हो रहा है और ये इजी क्वेश्चन है, वैसे किसी भी बुक में ये कवर हो जाएगा। क्लास 9 की साइंस के बुक में भी ये कवर हो चुका है, तो एडिशनल सोर्स की आपको जरूरत नहीं है। और सीएपीएफएसी मेंटर्स के ज्योग्राफी के नोट्स है उसमें तो उसमें तो बिल्कुल ही नो डाउट उसमें कवर होता ही है ये। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अब ये सिलिकॉन ऑक्सीजन आप कैसे सॉल्व करते हो कि क्वेश्चन पढ़ लिया, इसका करेक्ट आंसर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे ध्यान दे दिया। ऐसा कभी नहीं करना है। प्रीवियस ईयर जब भी सॉल्व करते हो ये जो 3 इनकरेक्ट ऑप्शंस होते हैं उसका भी ठीक से पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में पढ़ना है, क्या पता कि इसके ऊपर अगले साल क्वेश्चन बन जाए। इस बार 1 लाइनर क्वेश्चन दे दिया है उन्होंने, अगली बार क्या हो सकता है कि उसमें स्टेटमेंट बेस्ड दे देगा वो। ठीक है, तो यूपीएससी इसी तरीके के प्रीवियस ईयर, इसीलिए बोलते हैं ना प्रीवियस ईयर सॉल्व करो सॉल्व करो। तो सॉल्व करना मतलब ये नहीं होता है कि बस आपने आंसर देख लिया करेक्ट आंसर और आपका काम हो गया, नहीं। इनकरेक्ट ऑप्शन जो भी होते हैं उसको भी आपने ठीक से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। अब आगे ये इजी क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं लिया, आगे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें एक्सप्लेनेशंस मैप्स वो भी दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमिएबल रॉक दैट अलाउ
अलाउज वाटर टू पास थ्रू इट, ठीक है ना। परमिएबल मतलब कि जिसमें से पानी जो है पास हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन था ग्रेनाइट, सेकंड ऑप्शन था लाइमस्टोन, थर्ड था क्वार्ट्जाइट और सील, फोर्थ ऑप्शन सील था। इसका आंसर लाइमस्टोन है और ये कहीं ना कहीं रिपीट भी हुआ है मेरे हिसाब से क्वेश्चन, आप अगर ठीक से देखोगे पिछले क्वेश्चन पेपर्स। चलो ऑप्शन वाइज देखते हैं। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या है? इग्नियस रॉक है। देखो यहाँ पे आपकी पढ़ाई क्या क्या हो रही है, इस बार उन्होंने परमिएबल रॉक पूछ लिया, अगली बार वो इग्नियस रॉक तो वैसे वो पूछते ही कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इग्नियस रॉक और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इग्नियस रॉक, और 4 ऑप्शन दे देंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने इसी तरीके से पढ़ना है। ग्रेनाइट के बारे में आपको पता चल गया कि ये इग्नियस रॉक है, ठीक है, ये इग्नियस रॉक है। फिर आपको ये पता चल गया कि ये जनरली इम्परमिएबल होता है। इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं और इट डज नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट। फिर लाइमस्टोन के ऊपर आते हैं। लाइमस्टोन क्या है? सेडिमेंटरी रॉक है। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आया है, मेरे हिसाब से ये 2017 में ही आया होगा ये क्वेश्चन। सेडिमेंटरी रॉक दैट इज हाईली पोरस, मतलब इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेडिमेंटरी रॉक, और उसका आंसर लाइमस्टोन था। तो ये हाईली पोरस होते हैं, ठीक है, एंड परमिएबल होते हैं, अलाउइंग वाटर टू पास थ्रू इट। तो इसमें ये कास्ट लैंडस्केप में फॉलो होता है, फॉर्म अप होता है क्योंकि वाटर इरोजन के कारण। मेरे हिसाब से वो सेडिमेंटरी रॉक पे नहीं आया था, शायद कास्ट टोपोग्राफी में ही का ही क्वेश्चन आया था, 2017 में आया था। हाँ 2017 में आया था, चेक कर लेना आप 2017 में कि कास्ट टोपोग्राफी में कौन सा स्टोन पाया जाता है, तो वो लाइमस्टोन था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपको कैसे पता चल गया कि ये है ग्रेनाइट है, इग्नियस रॉक से, और ये जनरली इम्परमिएबल होता है। वो अगले साल स्टेटमेंट बना देगा कि इग्नियस रॉक्स आर जनरली इम्परमिएबल, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट बना देगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट बना देगा कि सेडिमेंटरी रॉक्स आर हाईली पोरस। 2 स्टेटमेंट हो गए। उसके बाद होगा कि लाइमस्टोन फॉर्म्स इन कास्ट टोपोग्राफी ड्यू टू वाटर इरोजन। थर्ड स्टेटमेंट बन गया, 1 2 3। तो यूपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन बनाती है। तो आपने प्रीवियस ईयर जब सॉल्व कर रहे हो तो उस तरीके से सोचो उसको, सिर्फ इस क्वेश्चन के हिसाब से मत सोचो कि एंटिसिपेट करो कि यूपीएससी अगर क्वेश्चन अगले साल पूछना चाहेगा और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो कैसे पूछेगा। अब क्वार्ट्जाइट का देखते हैं हम। क्वार्ट्जाइट जो है मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक है और इट इज वेरी हार्ड एंड डेंस मेकिंग इट इम्परमिएबल टू वाटर, ठीक है। तो ये भी एक चौथा स्टेटमेंट बन सकता है उसमें। यूपीएससी ऐसा नहीं है कि 4 स्टेटमेंट, 6 स्टेटमेंट भी दे देता है वो कभी कभी आपका टाइम कंज्यूम कराने के लिए, ठीक है। तो क्वार्ट्जाइट के बारे में आपको पता चल गया। सील देखते हो तो ये हॉरिजॉन्टल इंट्रूजन ऑफ इग्नियस रॉक्स जो होता है उसमें फॉर्म होता है, मतलब आप ऐसा वो रॉक जो होगा तो इसमें ऐसे हॉरिजॉन्टली जो बना होता है वो सील होता है, ठीक है। जनरली नॉन पोरस होते हैं, प्रिवेंटिंग वाटर मूवमेंट। अब इसमें वो क्या कर सकता है कि मैच द कॉलम्स भी दे सकता है। यहाँ पे ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, क्वार्ट्जाइट और सील दे दिया और उसके सामने वो किस टाइप का रॉक है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, फिर इग्नियस रॉक, ऐसे कर देगा वो। तो उसमें आपको मैच द कॉलम्स भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना है। थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो, जिसको जरूरत है वो देख सकता है, जिसको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है वो पीडीएफ ले सकता है, ठीक है। पर वीडियो देखने से क्या होगा कि आपको बहुत सारे ट्रिक्स पता चल जाएगी, तो आप उससे और आपका फायदा होगा, एनहांस होगा आपका प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का। एनसीईआरटी में बिल्कुल कवर है, ये इजी क्वेश्चन था, क्लास 11 की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में ये कवर था। अल्टरनेटिव सोर्स जो है सविंदर सिंह जियोमॉर्फोलॉजी और जेसी लियोंग का जो बुक आता है वो पढ़ सकते हो, क्योंकि ये जो इम्परमिएबल पोरस रॉक्स, इम्परमिएबल रॉक, ये इतना नहीं कवर हुआ है इसमें एनसीईआरटी में। आपको जेसी लियोंग और सविंदर सिंह के फिजिकल ज्योग्राफी में आप पढ़ सकते हो इसको। और ये जो रॉक का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन हमेशा रहता है। विच वन अमंग द, थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ड्रम्बलिंग्स इज करेक्ट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2019 में या 2020 में क्वेश्चन आया था, 2019 या 2020 में आया था। क्या आया था बताता हूं, पहले ये देखते हैं। ऑप्शन है, इट इज अ स्ट्रीमलाइन हिल मोल्डेड इन ग्लेशियल ड्रिफ्ट ऑन द टील प्लेन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, इट इज अ सिटी लोकेटेड इन सेंट्रल यूरोप। सी, इट इज अ रिवर। डी, इट इज अ नैरो रोड इन तिब्बत। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा होगा ग्लेशियल इरोजन उसको पता होगा कि ड्रम्बलिंग वहां पे नाम सुना हुआ है, तो उससे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, मतलब बिल्कुल इजी है। ग्लेशियल ड्रिफ्ट आपने देख लिया, उससे ही अगर आपने जस्ट एक बार भी पढ़ा होगा ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि ड्रम्बलिंग मैंने ग्लेशियल इरोजन में पढ़ा था, तो इसका ऑप्शन ए हो जाता है।
अब इस पे क्या क्वेश्चन आया था, इस पे क्वेश्चन आया था कि बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी कौन तैयार करता है, ठीक है ना, विच वन अमंग द फॉलोइंग क्रिएट्स बास्केट, नहीं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नेम एज बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी, तो उसका आंसर ड्रम्बलिंग था। वो ऐसा क्वेश्चन आया था 2019 में या 2020 में। तो उसका करेक्ट आंसर पहला है, इट इज अ स्ट्रीमलाइन हिल मोल्डेड इन ग्लेशियल ड्रिफ्ट ऑन द टील प्लेन्स। अब मैं यहाँ पे डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ये अभी नहीं पढ़ता मैं, ये आप पढ़ लेना पीडीएफ जब मिलेगी। यहाँ पे देखो, ये देखो अंडों की तरह बनाया है, ठीक है ना, अंडों का शेप लेके ऐसे पास पास में ये बने हुए रहते हैं ग्लेशियल इरोजन से, ठीक है। इसको बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी भी बोलते हैं, और ये ड्रम्बलिन होते हैं, ड्रम्बलिन, और ये ग्लेशियल इरोजन में होते हैं। ग्लेशियल इरोजन में नहीं, सॉरी, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है ये, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ठीक है, डिपॉजिट करता है ये लैंडफॉर्म। तो ग्लेशियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ये बन गया। तो अगली बार क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ ग्लेशियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है उसमें, और ऑप्शन दे देगा, कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म्स डाल देगा और एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म डाल देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लेशियल के इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन से होते हैं, ठीक है, और डिपोजिशनल कौन से होते हैं, डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट करना, ठीक है। एनसीईआरटी में पार्शियली कवर्ड है, क्योंकि ड्रम्बलिन्स के बारे में इतना नहीं दिया गया है वहां पे, बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी भी वहां पे नहीं दिया गया है वो आपको सविंदर सिंह में ही मिलेगा, ठीक है, और जीसी लियोंग में भी नहीं है शायद बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी, बट ड्रम्बलिन के बारे में थोड़ा ज्यादा दिया होगा एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में आपको ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स में ड्रम्बलिन्स जो है मेंशन किए गए हैं, बट डीप में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो ये था 3 नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ देखते हैं हम, विच वन अमंग वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सी रूट एंड लिंक्स टू इंडस्ट्रियल डेवलप रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये मैपिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, पर फिजिकल ज्योग्राफी में डालते हैं हम इसको। फर्स्ट है मेडिटेरियन इंडियन ओशन सी रूट, सेकंड है द नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट, सी है केप ऑफ गुड होप सी रूट, एंड डी है द नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। तो नॉर्थ पैसिफिक आपको ऐसा भी ऑप्शन इलिमिनेट हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे इतनी मूवमेंट होती नहीं है। नॉर्थ पैसिफिक ओशन आप देखोगे कहाँ आता है, वो जापान के राइट साइड पे देखोगे और यूएसए के लेफ्ट साइड पे देखोगे, वहां पे नहीं है इतना कुछ, ठीक है। वो तो ज्यादा तो आपको दिखेगा ये नॉर्थ अटलांटिक सी रूट जो है, वहां पे बहुत ट्रेड होता है, वहां से बहुत मूवमेंट होती है। आपको मैं डायग्राम में दिखाता हूँ। पहले तो आपको आंसर पता चल गया, ये नॉर्थर्न अटलांटिक सी रूट है। एनसीईआरटी में कवर नहीं है, ये पार्शियली कवर्ड है ये, ठीक है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के चैप्टर में ह्यूमन ज्योग्राफी का जो 12th की क्लास की बुक है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें दिया गया है ये, ठीक है। बट हाईलाइट नहीं करता है वहां पे नॉर्थ अटलांटिक एज द बिजिएस्ट रूट, मतलब वहां पे नाम होगा एक कि नॉर्थ अटलांटिक जो सी रूट है वो है, बट बिजिएस्ट है नहीं है ये नहीं दिया गया है। इसके लिए आपको ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको पता चलेगा, माजिद हुसैन की ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, उसमें ट्रेड रूट्स जो है उसमें आपको ये पढ़ने को मिल सकता है। डायग्राम में देखिए, ये यूएसए है, ठीक है, यहां से ये शुरू होता है और ये यहां तक जाता है, यहाँ यूरोप की तरफ जाता है, और ये बिजिएस्ट सी रूट माना जाता है। अब इसमें आपको अगले साल वो कारण रीजन पूछ सकता है कि अभी इसने जस्ट पूछ लिया कि कौन सा बिजिएस्ट है, पर अगले साल क्या पूछ सकता है वो कि नॉर्थ अटलांटिक सी रूट क्यों बिजिएस्ट कहा जाता है, उसका रीजन पूछ सकता है। तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। Which one of the following correctly explains the change in seasons on the earth? ठीक है, इजी है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और रिपीटेड मतलब एन नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो चुका है लगभग। सीडीएस हो, एनडीए हो, सीएपीएफ हो, सीएससी हो, सब में आ चुका है, और इसका आंसर है टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, ठीक है, टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। अब रीजन देखते हैं टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस क्या है कि ये अर्थ जो है, जैसे ये रिवॉल्यूशन है, तो इसमें अर्थ जो है ऐसी होती है तिरछी, यहां मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, डायग्राम डालनी चाहिए थी मैंने, पर टिल्टेड है। आपको वो इतना समझाने की जरूरत नहीं, सबने देखा हुआ है कि टिल्टेड रहती है। तो उसके कारण क्या होती है कि हर एक पार्ट में, जो वर्ल्ड का हर एक पार्ट है, अलग अलग तरीके से सनलाइट रिसीव करता है थ्रू आउट द ईयर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसको आप देखोगे जून तक
जो है समर होता है, ज्यादा सनलाइट मिलती है। और वही आप विंटर में देखोगे, मतलब आप दिसंबर अपना सॉरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सदर्न हेमिस्फीयर में क्या आता है, वहां पे विंटर होता है और वहां पे ज्यादा सनलाइट मिलता है। तो उस हिसाब से सनलाइट जहां पे ज्यादा होगा कम होगा वो अफेक्ट करता है आपके एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को। तो उसी की वजह से जो है सीजन जो है वो चेंजेस हमें दिखते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे समझाया गया है, मैंने आसान भाषा में समझा दिया आपको हिंदी में। अब रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, अर्थ रोटेशन कॉजेस डे एंड नाइट। ठीक है ना, अर्थ रोटेशन क्या है कि दिन और रात का फर्क डालते हैं, बट सीजन पे इतना इफेक्ट नहीं है इसका। रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द सन, जो है मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ नॉट द सन, सो इनकरेक्ट है ये भी। डी है इंटरैक्शन ऑफ द अर्थ विद अदर प्लैनेट्स, इसका कोई इफेक्ट नहीं है सीजन चेंजेस पे। ठीक है, क्योंकि इंटरैक्शन विद अदर प्लैनेट से क्या है, उसका कोई भी फर्क नहीं है। हमारा बस सन के साथ जो इंटरैक्शन हो रहा है, सनलाइट वहीं से आ रही है हमारी। तो एनसीईआरटी में फुल्ली कवर्ड है, बिल्कुल इजी है, और किसी भी बुक में कवर होगा ये, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में ही, किसी भी बुक में जाइए उसमें कवर होगा ये। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अंडर वाटर माउंटेन चेन्स। फर्स्ट है, मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन चेन्स एग्जिस्ट बीनीथ द सी। ठीक है, बीनीथ द सी मतलब नीचे, समुद्र के बीच में नीचे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन चेन्स एग्जिस्ट करती है। पहला फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, सम माउंटेन चेन्स आर रिवील एज आइलैंड आर्क्स। ठीक है, आइलैंड आर्क्स मतलब ऐसे ऐसे बन जाता है वो। थर्ड, द मिड ओशनिक रीजेस फॉर्म द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन्स। ठीक है, लार्जेस्ट भी बोला इसने और अब लॉन्गेस्ट का भी क्लेम कर रहा है कि मिड ओशनिक रीजेस जो है वो लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन्स है। फोर्थ है, द मिड अटलांटिक रीजेस राइजेस 33 मीटर्स अबव द फ्लोर ऑफ द अटलांटिक। अब देखते हैं कि कौन कौन सा करेक्ट है इसमें। करेक्ट आंसर तो वैसे 1, 2 एंड 3 है, मतलब फोर्थ नंबर का ये गलत है। अब देखते हैं, मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन चेन्स एग्जिस्ट बीनीथ द सी। ये ट्रू है, क्योंकि ओशन फ्लोर होस्ट सम ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन चेन्स सच एज मिड ओशनिक रीजेस। मिड ओशनिक रीज आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, जो अटलांटिक ओशन है आप उसमें देखोगे, बीच में ही आप कहीं भी मैप खोलोगे उसमें आपको लाइन खींची हुई मिलेगी, वो जो है सबसे बड़ा मिड ओशनिक रीज है। विच स्ट्रेचेस अक्रॉस द वास्ट डिस्टेंसेस एंड आर मच लार्जर देन एनी माउंटेन रेंज ऑन द लैंड। मतलब जो माउंटेन रेंजेस है लैंड पे, उससे भी बड़ी माउंटेन रेंजेस आपको मिलेगी मिड समुद्र में, मतलब ओशन में नीचे। सम माउंटेन चेन्स आर रिवील एज आइलैंड आर्क्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आइलैंड आर्क्स सच एज एल्यूशियन आइलैंड्स, जापानीज आर्चिपेलागो, फिलीपींस आइलैंड्स, ये सब आप देखोगे तो आइलैंड आर्क मतलब क्या होता है कि ऐसे बना होता है। ठीक है ना, जापान भी कैसा है, ऐसा है, फिलीपाइंस है। ठीक है, तो ये है आइलैंड आर्क्स बनाता है, ये भी सही हो गया। ठीक है, पहला सही हो गया, सेकंड भी सही हो गया। अब थर्ड देखते हैं। हाँ, आइलैंड आर्क्स क्या है कि ये फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, एल्यूशियन आइलैंड्स हो गया। ये क्यों फॉर्म होते हैं, क्योंकि कन्वर्जेंस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स वेयर ओशनिक क्रस्ट सबडक्ट्स बीनीथ अनदर प्लेट। ठीक है, कन्वर्जेंस मतलब दो प्लेट्स जो है एक दूसरे में कन्वर्ज हो रही है, जहां पे कन्वर्ज होती है वहां पे वोल्केनोज इरेप्ट होते हैं। ठीक है, और जहां पे डाइवर्ज होती है वहां पे क्या होता है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें आपने भी पढ़नी है घर जाके। ठीक है, कन्वर्ज जहां पे होगी वहां पे वोल्केनोज वगैरह तैयार होंगे, डाइवर्ज जहां पे होती है वहां पे मैं ही बता देता हूँ फॉल्ट्स तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना, फॉल्ट्स। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप्स है, ओशनिक और लैंड वाली प्लेट वो कन्वर्ज होती है तो क्या होता है, दो ओशन की प्लेट्स कन्वर्ज होती है तो तब क्या होता है। ठीक है, दो लैंड की प्लेट्स जब कन्वर्ज होती है तो क्या होता है। ठीक है, अब हिमालयस तैयार हुए, हिमालयस कैसे तैयार, हिमालयस क्या है, फोल्ड माउंटेन से, यंग फोल्ड माउंटेन से। वहां पे अब हिमालयस के नीचे देखोगे तो क्या है कि दो लैंड की जो प्लेट्स है वो एक दूसरे को टकरा रही है, दो लैंड की है। ठीक है, ठीक है, दो लैंड की है, तो वो जब दो लैंड एंड लैंड का कन्वर्जेंस होता है तो क्या होता है, फोल्ड तैयार होता है। फोल्ड तैयार होने के बाद क्या है कि ऐसे माउंटेन्स तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये दो प्लेट्स मान लो यहाँ पे, तो इस तरीके से समझना। ये मैंने कोर्स में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, इमेजेस भी बहुत अच्छी तरीके से डाली है, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड देखते, द मिड ओशनिक रीजेस फॉर्म द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन्स। ठीक है, अब ये क्लेम देखते हैं इसका कि लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन्स है या नहीं, वो चेक करते। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एज वेल। द मिड ओशनिक रीजेस
system is the Earth's longest continuous mountain range extending for about 65,000 किलोमीटर across the ocean basins. ठीक है, 65,000 किलोमीटर की एक बड़ी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ये बता रहा है. द मिड अटलांटिक रीज, ईस्ट पैसिफिक राइज, इंडियन ओशन रीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ दिस वास्ट नेटवर्क ऑफ अंडर वाटर माउंटेन्स. ठीक है, अंडर वाटर माउंटेन मतलब देखो आप तो समुद्र को ऐसे समझते होंगे कि जैसे ही जाएंगे नीचे तो बस रेत होगी, ऐसा नहीं है, नीचे बड़े बड़े माउंटेन्स है. ठीक है, माउंटेन मतलब और हाईएस्ट माउंटेन्स भी वहीं पे है, लॉन्गेस्ट माउंटेन्स भी वहीं पे है. अगर आप बाहर से लैंड के माउंटेन्स देखोगे, हिमालयस देखोगे तो कितने ऊंचे ऊंचे दिखते हैं. तो आप इमेजिन करिए कि ओशन में इससे भी लॉन्गेस्ट माउंटेन चेंजेस है और इससे भी लार्जेस्ट और हाईएस्ट माउंटेन्स भी नीचे ही है. अब फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं. द मिड अटलांटिक रीज राइजेस 33 मीटर अबव द फ्लोर ऑफ द अटलांटिक. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. मिड अटलांटिक रीज राइज करता है rises much higher, often reaching 1000 to 3000 meters above the surrounding sea floor. ठीक है, यहाँ पे 33 मीटर बोला है उसने. 33 मीटर क्या होता है? एक वेव आई वो भी जो है वो भी एक धक दे सकती है, बट यहाँ पे ज्यादा है. वो मिड अटलांटिक रीज जो है मच हाइयर है, 1000 to 3000 मीटर्स हाई सराउंडिंग सी फ्लोर के ऊपर जाता है ये. ठीक है, सम ऑफ द पीक्स इवन इमर्ज अबव द वाटर फॉर्मिंग आइलैंड्स लाइक आइसलैंड. एनसीईआरटी में कवरेज देखो, पार्शियली कवर्ड है एनसीईआरटी में. ठीक है, इतना सारा कवर नहीं है इसमें. ठीक है, इसमें आप कुछ दिमाग लगा के ही कर सकते हो, बट इसमें आधा अधूरा नॉलेज मिलेगा आपको एनसीईआरटी से. तो एनसीईआरटी से यहाँ नहीं हो रहा है. यहाँ पे सविंदर सिंह का जियोमॉर्फोलॉजी या जीसी लियोंग का जो फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसमें आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा. 7th क्वेश्चन देखते हैं. इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है. क्या है वो? मैच द फॉलोइंग से टेम्परेट ग्रासलैंड्स दिए गए और रीजन दिए गए हैं. फर्स्ट है इसमें प्रेरीज दिया गया है. सेकंड है स्टेपीज, सी है पैम्पस और डी है वेल्ड. ठीक है, अब ये कहाँ आते हैं वो आपको पता होने चाहिए. यहाँ पे मैं बता दूं, प्रेरीज जो आता है वो आएगा आपका नॉर्थ अमेरिका में. ठीक है, स्टेपीज कहाँ आएगा? यूरासिया में. पैम्पास कहाँ आएगा? साउथ अमेरिका में. और वेल्ड कहाँ आएगा? साउथ अफ्रीका में. डाउन्स भी एक होता है. ठीक है, डाउन्स भी होता है. टेम्परेट ग्रासलैंड है, वो कहाँ पे आता है वो कमेंट सेक्शन में बताओ आप. ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ डाउन्स कहाँ पे आता है. अब देखते हैं. प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए कनाडा में है. वो डायग्राम भी दिखाऊंगा मैं. प्रेरीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. प्रेरीज जो है वास्ट ग्रासलैंड से सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा का कुछ पार्ट्स जो है वो कवर करते हैं. ये ग्रासलैंड्स हाईली फर्टाइल होते हैं. ठीक है, एक्सटेंसिवली यूज फॉर व्हीट एंड कॉर्न कल्टीवेशन. अब अगले साल वो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, प्रेरीज के बारे में 3 स्टेटमेंट दे देगा. उसमें ये डाल देगा कि सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं. फिर दूसरा स्टेटमेंट डाल देगा कि हाईली फर्टाइल होते हैं. तीसरा डाल देगा कि वहां पे एग्रीकल्चर में व्हीट और कॉर्न कल्टीवेशन होता है. देखो लास्ट स्टेटमेंट क्या है इसका, कि दे आर होम टू एनिमल्स लाइक बिसॉन, प्रोंगहॉर्न, एंटीलोप, प्रेरी डॉग्स. ठीक है, अब यूपीएससी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बना सकता है. जब आपको इस साल इजी आ गया तो आपने एंटिसिपेट करना है कि इस पे डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसा हो सकता है. ठीक है, तो आपने ये चारों स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए. स्टेपीज यूरासिया में पाए जाते हैं. कंट्रीज कौन कौन से? रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया, सेंट्रल एशिया. ठीक है, उसमें पाया जाता है. अब ये क्या है कि यूक्रेन, रशिया टू मंगोलिया तक आता है. ड्राई क्लाइमेट होता है यहाँ पे. सपोर्टिंग ग्रासेस एंड श्रब्स बट लिटिल ट्री ग्रोथ. ठीक है ना, इसमें मतलब ग्रासेस और श्रब्स आते हैं, ट्री की ग्रोथ नहीं होती है. याद रखना, ये नेक्स्ट ईयर ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है, वो क्वेश्चन बना सकता है. तो ये होमलैंड है. नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं लाइक मंगोल्स एंड हंस, यहाँ पे पाए जाते हैं और यहीं रहते हैं यहाँ पे. इसको मेरे हिसाब से राइस बाउल ऐसा कुछ बोला जाता है. ठीक है ना, वो याद नहीं आ रहा है मुझे, कुछ तो बोला जाता है इसको, वर्ल्ड का राइस बाउल या ऐसा कुछ तो भी बोला जाता है. पैम्पास जो है साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, अर्जेंटीना, रुग्वे और ब्राजील में. पैम्पास लोकेटेड है. ठीक है, सदर्न ब्राजील में आएगा, अर्जेंटीना में और रुग्वे में. These are some of the most fertile grasslands in the world, supporting large-scale cattle ranching. The region is famous for gauchos, South American cowboys जो होते हैं, cowboys जो बोलते हैं ना, वो यहाँ पे पाए जाते हैं और इसका नाम है gauchos. ठीक है, who manage livestock. तो livestock के लिए ज्यादा फेमस है ये. लार्ज स्केल कैटल रैंचिंग होती है यहाँ पे.
और जैसे प्रेरीज का देखा था हमने, प्रेरीज क्या है, फर्टाइल ग्राउंड है और वहां पे व्हीट और कॉर्न का कल्टीवेशन ज्यादा होता है। वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका, लेसोथो और इस्वाटिनी, ठीक है ना, ये छोटा सा कंट्री है साउथ अफ्रीका के बीच में ही है। तो वेल्ड जो है रोलिंग ग्रासलैंड्स होते ही है एंड सवाना लाइक रीजन से यहाँ पे इंटरस्प्रेड विद स्मॉल श्रब्स पाए जाते हैं यहाँ पे। एरिया जो है वो सपोर्ट करता है वाइल्ड लाइफ लाइक लायंस, चीताज एंड एंटीलोप्स इज आल्सो यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक ग्रेजिंग। याद रखना है टेम्परेट ग्रासलैंड से, ठीक है नाम, तो वो कैसा भी क्वेश्चन घुमा के डाल सकता है आपको। तो ये थे डाउन्स का, मुझे कमेंट में बताना कि डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं। एनसीईआरटी कवरेज जो है इसमें आप देखोगे क्लास 7 की ज्योग्राफी में, और ये आपको किसी भी ज्योग्राफी के बुक में मिल जाएगा, ठीक है, किसी भी, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अब यहाँ पे देखो मैप के हिसाब से ये स्टेपी का रीजन है, ठीक है, ये स्टेपी का रीजन है। फिर आप देखते हो यहाँ पे वेल्ड, वेल्ड का रीजन आता है, ये भी थोड़ा गलत है, नीचे होना चाहिए था वेल्ड। ये पैम्पाज, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साउथ अफ्रीका, रूगवे और अर्जेंटीना में। और ये प्रेरीज है सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, वहां पे आपको प्रेरीज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बारचांस। दीज लैंडफॉर्म्स आर फाउंड इन द थार डेजर्ट इन इंडिया, ठीक है। बारचांस क्या है, ये एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बोल सकते हो इसको, या इरोजनल है, हम आगे सॉल्यूशन में देखते हैं। सेकंड है, द विंडवर्ड साइड हैज अ कॉनकेव स्लोप विथ मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर, ठीक है। टू एंड्स ऑफ द बारचांस आर कॉल्ड हॉर्न्स। अब ये देखते हैं, 3 स्टेटमेंट दिए गए, कौन कौन से करेक्ट है इसमें। इसमें 1 and 3 करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो जो है गलत है। कैसे गलत है देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं, दिस लैंडफॉर्म्स आर फाउंड इन द थार डेजर्ट इन इंडिया, ये करेक्ट है, ठीक है। बारचांस जो है अर्सो स्पेल्ड है बरचांस, और बरखांस भी स्पेल किया जाता है। आर क्रिसेंट शेप, ठीक है, क्रिसेंट मतलब ऐसे, क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून्स फॉर्म बाय यूनिडायरेक्शनल विंड्स, ठीक है। यूनिडायरेक्शन मतलब यहां से विंड आ रही है एक ही डायरेक्शन से, ठीक है, तो ये बारचांस बन रहे हैं यहाँ पे। These dunes migrate over time due to continuous wind action. Continuous wind action रहेगा तो ये माइग्रेट भी करते हैं, आज यहाँ होंगे, कल यहाँ बन जाएंगे, फिर यहाँ बन जाएंगे, फिर यहाँ बन जाएंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, द विंडवर्ड साइड हैज अ कॉन्केव स्लोप विथ मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर। मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर, ये देखते हैं, विंडवर्ड साइड जो है ऑफ अ बारचांस इज अ जेंटल एंड कॉन्वेक्स स्लोप, नॉट अ कॉन्केव स्लोप, ठीक है। विंडवर्ड साइड क्या होती है, जेंटल होती है, कॉन्वेक्स स्लोप होता है, नॉट कॉन्केव। एंड लीवर्ड साइड जो होती है वो स्टीप होती है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे देखो, ये विंडवर्ड साइड है, ठीक है, और ये लीवर्ड साइड है, तो यहाँ पे जो है वो जेंटल होगी, और यहाँ पे देखोगे आप स्टीप होगा। कैसे होगा, डायग्राम में दिखाऊंगा मैं, डायग्राम है कि यहाँ पे, हाँ ये देखो ये विंड वाली साइड है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये जेंटल स्लोप है, जेंटल है, और यहाँ पे देखोगे आप ये स्टीप है, ठीक है। ये विंडवर्ड साइड होगी और ये लीवर्ड साइड होगी, ठीक है। अब क्रिसेंट शेप देखो, ये क्रिसेंट शेप बन रहा है, यहाँ पे क्रिसेंट शेप बन रहा है, ठीक है। अब हॉर्न के बारे में पूछा है, वो भी बात कर लेंगे हम। टू एंड्स ऑफ द बारचांस आर कॉल्ड हॉर्न्स। ये देखो, ये जो एंड्स है इसको हॉर्न्स बोला जाता है, ठीक है, हॉर्न्स बोला जाता है इसको, क्योंकि ये आप देखोगे एक सिंग जो बोलते हैं ना बैल का होता है, उसी की तरह दिख रहा है, तो हॉर्न्स उसको बोलते हैं, तो ये भी करेक्ट है। एनसीईआरटी में फुल्ली कवर्ड है, ठीक है, बारचांस, वहां पे आप देख सकते हो जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जो विंड और एओलियन लैंडफॉर्म जो होते हैं उसमें ये कवर हो चुका है। सविंदर सिंह का बुक जो है वो तो किसी भी क्वेश्चन के लिए अप्लाई हो ही जाएगा, तो उसमें तो डिटेल में ही दिया गया है। जीसी लियोंग तो पढ़ना है आपने, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द 2023 फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चंस, इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के बाकी है, मैपिंग का भी बाकी है, अभी पहले फिजिकल ज्योग्राफी का हम देख लेते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ, इसमें है ये गलत दिया गया है, ठीक है, इसमें कवर्ड है, इसमें कवर्ड है, जीसी लियोंग में भी कवर्ड है, ठीक है, और एनसीईआरटी में भी कवर्ड है, हमारे नोट्स सीएपीएफएससी मेंटस के ज्योग्राफी के जो नोट्स है उसमें भी कवर्ड है। परमेबल रॉक, लाइमस्टोन, ये सब में कवर्ड है, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं है, देखना पड़ेगा एक बार, मैंने देखा था तो मिला नहीं, पर मेरे हिसाब से होना चाहिए वो, अगर नहीं है तो
आपको जीसी लियोंग का पढ़ना पड़ेगा। हमारे नोट्स में ये सब कवर है क्योंकि नोट्स ही वैसे बनाए हैं हमने। एनसीईआरटी, सविंदर सिंह, जीसी लियोंग, बाकी भी और कंटेंट उसमें बहुत सारा डाला गया है। ट्रम्बलिंग्स ग्लेशियल लैंडफॉर्म के बारे में सविंदर सिंह में है, जीसी लियोंग में है। इसमें पार्शल ही है, मैं तो बोलूंगा ना के बराबर ही मान के चलो, ठीक है। हमारे इसमें पूरा कवर है, सीएपीएससी मेंटर्स के नोट्स में पूरा कवर है। बिजिएस्ट सी रूट इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। हमारे इसमें मेजर सी रूट्स में कवर्ड है ये, ठीक है। चेंज इन सीजन्स ये सब में कवर्ड होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, सब में कवर्ड होता है ये। अंडर वाटर माउंटेन चेंज इसमें फुल्ली कवर्ड है, इसमें फुल्ली कवर्ड है, इसमें इसको बहुत कम कवरेज मिला है, ठीक है। और सीएपीएससी मेंटर्स के नोट्स में तो डिटेल में दिया गया है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स मैचिंग इसमें दिया गया है ये, ठीक है। इसमें है, ऐसा नहीं है। जियोमॉर्फोलॉजी में फिजिकल, सविंदर सिंह के फिजिकल ज्योग्राफी में मिलेगा, जियोमॉर्फोलॉजी में शायद ना मिले। जीसी लियोंग में है, एनसीईआरटी में है, अपने नोट्स में भी है, बायोजियोग्राफी के जो नोट्स है उसमें है। बारचांस, ड्यून्स, डेजर्ट, लैंडफॉर्म्स ये भी सब में कवर है, ठीक है। सारे नोट्स में कवर्ड है। तो ये थे 8 क्वेश्चंस फिजिकल ज्योग्राफी के। अगले 30 मिनट का वीडियो हो चुका है। अगले टाइम से आप कमेंट में बताओ कि वीडियो शॉर्ट करना चाहिए या और एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको अच्छे से, ठीक है। जब शॉर्ट करेंगे तो देखो बहुत सारी चीजें कट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर लॉन्ग चाहेंगे तो और आपको सीखने को मिलेगा इसमें। और अगली बार तो मैं और इमेजेस वगैरह डालूंगा ताकि ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो इसमें, ठीक है। अब देखते हैं इसमें फिजिकल ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चंस थे, इंडियन ज्योग्राफी के 4, एनवायरमेंट के 7 और मैपिंग के 1 थे। ऐसे 20 क्वेश्चंस आए थे। 2024 में कितने आए थे? 16 क्वेश्चंस आए थे और इसमें 20 आए थे। अब फिजिकल ज्योग्राफी का इसमें कवर कर लिया है। इंडियन ज्योग्राफी का, एनवायरमेंट का और मैपिंग का दूसरे सेकंड पार्ट में करते हैं, ठीक है। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। जय हिंद।